नमस्ते। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इत सिंह की भारत यात्रा। अनुवादक है संतराम बीए। यह पुस्तक आपको सम्यक प्रकाशन से मिल जाएगी। सीधा भूमिका से शुरू करते हैं। व्यापक भूमिका। प्रारंभिक मंतव्य। सन 67 में चीन में बुद्ध धर्म के प्रवेश के पश्चात फाहियान ही पहला व्यक्ति था जिसने बौद्धों की पुण्य भूमि भारत की यात्रा की। उसका यात्रा काल कोई 16 वर्ष सन 399 से 414 रहा। उसका सविस्तार वर्णन उसकी फो कुई की में है। उसके पीछे सुन युन और हुईसेंग सन 518 गए, परंतु दुर्भाग्य से उनका वृत्तांत बहुत छोटा है और उसकी तुलना दूसरे पर्यटकों के वृत्तांत से नहीं हो सकती। इसके बहुत देर पीछे तंग वंश में, जो चीनियों के बौद्ध साहित्य की वृद्धि का काल था, पहला प्रसिद्ध मनुष्य ह्वेनसांग भारत गया। इसकी पुस्तक सी यू की अर्थात पश्चिमी राज्य का इतिहास से हमें उसके विषय में बहुत जानकारी मिलती है। उसने कोई 17 वर्ष तक सन 629 से 645 भारत में भ्रमण किया और जो कुछ बात उसकी दृष्टि में आई उसे अपनी उपर्युक्त पुस्तक में पूर्ण रूप से लिख लिया। यह पुस्तक भारतीय इतिहास तथा भूगोल के लिए एक आवश्यक पाठ्य पुस्तक है। ह्वेनसांग की मृत्यु के पश्चात शीघ्र ही इत्सिंग नाम का एक दूसरा बौद्ध, जो उससे किसी प्रकार कम प्रसिद्ध नहीं, सन 671 में भारत के लिए चला और हुगली के मुहाने पर ताम्रलिप्ति में सन 673 में पहुंचा। उसने राजगृह उपत्यका के पूर्वी सिरे पर बौद्ध विद्यापीठ विश्वविद्यालय नालंदा में बहुत काल तक अध्ययन किया और 5 लाख श्लोकों के कोई 400 संस्कृत ग्रंथ संग्रह किए। स्वदेश लौटते हुए वह मार्ग में श्रीभोज सुमात्रा में पेल्मबंग में ठहर गया। वहां उसने और अध्ययन किया और संस्कृत या पाली से बौद्ध पुस्तकों का अनुवाद किया। श्रीभोज से इत्सिंग ने अपनी पुस्तक, जिसका यहाँ अनुवाद दिया जा रहा है, सन 692 में एक दूसरे चीनी भिक्षु तात्सिन के हाथ, जो उस समय चीन को वापस जा रहा था, स्वदेश भेजी। इसलिए यह पुस्तक नन है ची कु ए ई ने फा चुअन अर्थात दक्षिण सागर से स्वदेश भेजा हुआ भीतरी धर्म का वृत्तांत कहलाती है। मलय प्रायद्वीप के सामने के टापू उस समय दक्षिणी सागर के द्वीप कहलाते थे। इत्सिंग सन 695 में स्वदेश लौटा और तत्कालीन सम्राज्ञी चौ की वु हो, उसका शासनकाल इसी नाम से पुकारा जाता था, ने उसका अच्छा स्वागत किया। इस प्रकार उसका प्रवास काल लगभग 25 वर्ष सन 671 से 695 ठहरता है। यद्यपि हमें चीन को उसके अचानक लौट आने के बाद घर में ठहरने के कुछ मास इसमें से घटा देने चाहिए। सन 695 के बाद वह स्वदेश में शिक्षानंद ईश्वर तथा अन्य कोई 9 भारतीय भिक्षुओं के साथ बौद्ध ग्रंथों के अर्थ लगाने में प्रवृत्त था। उसने 230 ग्रंथ खंडों में 56 अनुवाद पूर्ण किए, सन 700 से 712। इसके अतिरिक्त उसकी संकलित 5 पुस्तकें मिलती है, जिनमें मुख्य यहाँ दिया हुआ हमारा यह वृत्तांत है। इस पुस्तक का ज्ञान हमें इन बातों से हुआ। माननीय स्टेनिल्स जूलियन ने संस्कृत परिभाषाओं की चीनी प्रतिलिपियों का संग्रह करते हुए हमारे इस इतिहास का उपयोग किया। यह बात उनके पेरिस 1861 देखने से मालूम हो जाती है। पहल अध्यापक मैक्स मुलर ने इस पुस्तक के विषयों के महत्व को पहचाना। व्याकरण की जिन पुस्तकों का उल्लेख इत्सिंग ने किया है, उनकी विज्ञप्ति अध्यापक महाशय ने सबसे पहले 25 सितंबर तथा 2 अक्टूबर 1880 के एकेडमी नामक पत्र में, फिर इंडियन एंटीक्वेरी के दिसंबर 1880 पृष्ठ 305 के अंक में प्रकाशित की है। एक जापानी बौद्ध और अध्यापक महाशय के शिष्य तत्वलीन कंजीऊ कसावरा का तैयार किया हुआ एक अंश का अनुवाद संसार को भारत का संदेश नामक पुस्तक में सन 1883 पृष्ठ 210, 213 तथा 343-349 में प्रकाशित हुआ है। माननीय सैमुअल बिल की इत्सिंग के ग्रंथ की विज्ञप्ति इंडियन एंटीक्वेरी 1881 पृष्ठ 197 में छपी। उन्होंने इसके कुछ विषयों पर 9 सितंबर 1883 की एकेडमी में विचार किया। उन्होंने अपने ह्यू नित्सांग के जीवन चरित्र में इस इतिहास का संक्षिप्त वृत्तांत भी दिया है। प्रोफेसर डब्ल्यू वसिलिफ ने हमारे इस वृत्तांत के 9वें परिच्छेद का रूसी अनुवाद 24 अक्टूबर 1888 के मेमोयर्स ऑफ द हिस्टोरिको फिलोलॉजिकल ब्रांच ऑफ द एकेडमी सेंट पीटर्सबर्ग में छपाया। मैंने मॉस्को के डॉक्टर ग्रस्टफ की सहायता से उनके अनुवाद का अपने अनुवाद के साथ मिलान किया है। सर्वतोभावेन दोनों मिलते हैं। कुछ एक क्षुद्र सी बातों में ही हमारा एक दूसरे से भेद है। मुझे यह कहते प्रसन्नता होती है कि जब मुझे ऑल्डनबर्ग के अध्यापक सर्ज प्रोफेसर की कृपा से
रूसी अनुवाद की एक प्रति मिली, तब मुझे अपने अनुवाद में जो पहले ही छप चुका था किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं हुई। मान्य र फुजिशिमा नामक एक जापानी भिक्षु ने 40 में से 2 परिच्छेदों का फ्रांसीसी अनुवाद डिएक्स चा पिटरेश डेश मेमोर्स ड्वा इत्सिंग शीर्षक से नवंबर-दिसंबर 1888 के जर्नल एशियाटिक पृष्ठ 411-439 में छपाया। उसके और मेरे अनुवाद में जिन बातों में भेद है वे इस पुस्तक में सावधानीपूर्वक लिख दी गई है। ये दोनों परिच्छेद 32 तथा 34 विशेष महत्व के हैं क्योंकि उनमें भारत के अनेक साहित्य सेवियों के नामों तथा तिथियों का वर्णन एक प्रत्यक्षदर्शी का लिखा हुआ वृत्तांत है जो किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त नहीं हो सकता। माननीय कसावरा सन 1881 में इंग्लैंड में स्वदेश लौटते समय अपना हस्तलेख प्रोफेसर मैक्स मुलर के पास छोड़ गए। जर्नल ऑफ द पाली टेक्स्ट सोसाइटी 1883 पृष्ठ 71 से मालूम होता है कि प्रोफेसर महोदय इस इतिहास को मुद्रित करने की कैसी आशा रखते थे। वे कहते हैं, मैं यह भी कह दूं कि माननीय कसावरा का उसके ऑक्सफोर्ड प्रवास में किया हुआ इत्सिंग के नन है ची कुएई नहीं फा चुअन का अनुवाद मेरे पास है। यह पूरा नहीं है। उसे आशा थी कि जापान से वापस आकर मैं इसे समाप्त करूंगा। जापान में इस समय कोरिया की एक प्राचीन प्रति से अनेक चीनी संस्करणों के साथ मिलाकर चीनी पाठ का एक नवीन संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है, परंतु मुझे आशा है कि माननीय बोनिऊ नंजियो तथा कुछ और विद्वानों की सहायता से उस महत्वपूर्ण ग्रंथ के कसावरा के अनुवाद का शीघ्र ही प्रकाशित करना संभव हो जाएगा। माननीय नंजियो ने एक बार हस्तलेख की परीक्षा की और यह लिखा, कसावरा अपने अनुवाद में मूल पुस्तक का आधे से भी अधिक भाग छोड़ देता है, परंतु जिस अंश का उसने अनुवाद किया है मैं समझता हूँ वह मूल से खूब मिलता है। वास्तव में उसका अनुवाद 206 पृष्ठों में से केवल 72 का था, जिसमें अस्पष्ट और नीरस भाग स्वभावतः ही छोड़ दिया गया था। 32वें और 34वें परिच्छेदों के सिवा उसका हस्तलेख या तो अपूर्ण था या केवल संक्षेप मात्र, परंतु उसके परिश्रम ने ही मेरे इस वर्तमान ग्रंथ के लिए मार्ग तैयार किया और उसकी हस्तलिखित पुस्तक से काम लेते और हमारे वृत्तांत के अस्पष्ट वाक्यों को लगाने का यत्न करते समय उसकी छोटी आयु में मृत्यु की स्मृति मुझे निरंतर उत्साहित करती रहती थी। इत्सिंग के ग्रंथ का उद्देश्य भिक्खु नियम के नियमों के मिथ्या वर्णन को ठीक करना और चीन के तत्कालीन विनयधर निकायों के भ्रांत मतों का खंडन करना था। इसलिए वह मुख्यतः विहार के जीवन तथा अपने समय की विनय का वर्णन करता है, परंतु हमें इस पुस्तक में इसके साथ मिली हुई अनेक महत्वपूर्ण बातों का भी उल्लेख मिलता है। भारतीय साहित्य के इतिहास परिच्छेद 32 तथा 34 के लिए इत्सिंग की पुस्तक कितने महत्व की है यह बात पुस्तक स्वयं बताएगी। दूसरे परिच्छेद भी बौद्ध धर्म के विशेषतः चीनी विनय के संप्रदायों के विकास के अध्ययन के लिए बहुत आवश्यक है। इन संप्रदायों के विषय में हमारा ज्ञान बहुत ही परिमित है। वर्तमान पुस्तक केवल मूल सर्वास्तिवाद निकाय का ही वर्णन है। यह निकाय भारत में प्रचलित 4 प्रधान निकायों में से एक है। मुझे आशा है कि इस पुस्तक की सहायता से कुछ चीनी विद्वान विनय का अध्ययन करने लगेंगे, जो कि चीनी साहित्य में अभी तक प्रायः एक नई ही बात है। इस विशेष निकाय की विनय प्रचुर और सबसे अधिक पूर्ण है। इसके साथ पूर्ण टिकाए विभाषा और इसके अध्ययन के लिए अनेक सहायक ग्रंथ भी हैं। इनमें से प्रायः सबका अनुवाद स्वयं इत्सिंग का ही किया हुआ है। इसके अतिरिक्त 2 और विनय पिटक है। इनका संबंध उपर्युक्त विनय पिटकों से अत्यंत निकट है। ये महिशासक और धर्मगुप्त निकायों के विनय पिटक है, जो इत्सिंग की कथनानुसार मूल सर्वास्तिवाद के 2 उपविभाग है। इन सब निकायों का ज्ञान सिंहलियों तथा तिब्बतियों दोनों को है और महिशासक तथा सर्वास्तिवाद अशोक के समय से है। कहते हैं इन दोनों का विकास स्थविर निकाय थेरवाद से हुआ है, जिसको प्रोफेसर ओल्डनबर्ग सिंहल के ऐतिहासिक लेखों के विभाज्यवादी नाम भी तिब्बती और चीनी में मिलता है से अभिन्न ठहराता है। इस समय 3 भाषाओं में विनय पिटक के 6 संशोधित संस्करण मौजूद है। एक थेरवाद का पूरा पाठ पाली में सुरक्षित है। दूसरा जो आशय में चीनी के महिशासक विनय के बहुत सदृश समान है। तीसरा तिब्बती में मूल सर्वास्तिवाद की विनय। 4 चीनी। 5 इनके साथ ही धर्मगुप्त की जो अंतिम का एक उपविभाग है। और 6 इनके अतिरिक्त महासंघिक विनय है। इसे फाहियान सन 414 में पाटलिपुत्र से स्वदेश लाया था और सन 416 में उसने इसका अनुवाद किया था। हमारे पास ऐसी प्रचुर सामग्री है। इसकी सावधानी से परीक्षा तथा सारे परिणाम की शास्त्रीय तुलना से सभी निकायों के परंपरागत मतों के विकास की अवस्थाओं को जांचने में सहायता मिलेगी,
क्योंकि नाना आप्त कुशल लोगों से मिले हुए ऐतिह्यों परंपराओं के अंतर का निश्चय करने के लिए वे विनय को बहुत ही महत्व देते थे। इन सब पुस्तकों की जांच हो चुकने और ऐतिहासिक विकास का पता लगा चुकने के पश्चात विनय के नियमों से संबंध रखने वाले इस पुस्तक के परिच्छेद चाहे वे इस समय कुछ लोगों को निरस जान पड़े, मुझे आशा है कि एक बहुमूल्य गुटका सिद्ध होंगे, क्योंकि वे बताते हैं कि ईसा की 7वीं शताब्दी में लोगों ने बुद्ध के मूल नियमों में किस प्रकार फेरफार किया और वे उन पर किस प्रकार आचरण करते थे। मूल सर्वास्तिवाद निकाय बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात लगभग 100-200 वर्षों के समय में अर्थात वैशाली की संगीति धम्म सभा के अनंतर, जिसका मुख्य उद्देश्य वज्जी भिक्षुओं के 10 प्रबंधों का खंडन करना था, कहा जाता है कि बौद्ध धर्म अनेक निकायों में विभक्त हो गया। सर्वास्तिवाद निकाय, जिसके साथ स्वयं इत्सिंग का संबंध था, सबसे पुराने निकायों में से एक होने के कारण अवश्य इसी अवधि में वृद्धि को प्राप्त हुआ होगा। दीपवंश 547 में कहा है कि पहले महिंसासक ने अपने आप को थेरवाद से अलग किया और फिर महिषासक ने सब्बत्थिवाद और धम्मगुप्त अलग हो गए। परंतु हमारे निकाय का इतिहास अशोक के समय धम्म संगीति के प्रधान मोगलीपुत्र तीस ईस्वीसन पूर्व 240 के कथावत्थु से प्रारंभ होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने उस समय कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम नहीं किया, क्योंकि तीस का ग्रंथ सब्बत्थिवाद के विरुद्ध केवल 3 प्रश्न ही करता है। 1. क्या अर्हत पद से पतित हो सकता है? परिहायति अर्हा अर्हत्ताति। 2. क्या प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व है? सब्बम अतथिति। 3. क्या विचार की निरंतरता समाधि है? चित्त संतति समाधिति। इन सब का उत्तर सब्बत्थिवाद आस्तिक निकाय के मतों के विरुद्ध हाँ में देंगे। यह देहात्मवादी निकाय पीछे से वैभाषिक के रूप में प्रकट होता है, जो संभवतः सायण के सर्वदर्शन संग्रह से अभिन्न है। महापरिनिर्वाण के 300 वर्ष पश्चात कात्यायनी पुत्र ने ज्ञान प्रस्थान शास्त्र का संकलन किया। यह सर्वास्तिवाद का आधारभूत ग्रंथ है। कनिष्क के समय में इसी पुस्तक वसुमित्र और दूसरों ने इसी निकाय की महाविभाषा शास्त्र नाम की एक बृहद टीका रची, जिसके कारण वे समष्टि रूप से वैभाषिक कहलाए। कोई 400 वर्ष पीछे 5वीं शताब्दी में वसुबंधु ने अभिधर्म कोश शास्त्र लिखा, जिसमें उसने महायान का अनुयायी होने के कारण वैभाषिकों के विचारों का खंडन किया। इस पर उसके समकालीन और पूर्व उपाध्याय सर्वास्तिवाद निकाय के संघभद्र ने अपने न्यायानुसार शास्त्र में कोश में वर्णित मतों का खंडन किया। परंतु इन दोनों उपाध्यायों के पहले ही यह निकाय मध्य भारत में घर बना चुका था। फाहियान सन 399 से 414, जो भारत में विनय की पुस्तकों का संग्रह करने गया था, कहता है कि इस निकाय के अनुयायी पाटलिपुत्र और चीन में है और इसका विनय अभी लेखबद्ध नहीं हुआ। हुएन सांग के समय में सन 629 से 645 इस निकाय का बहुत विस्तृत प्रचार जान पड़ता है। वह इससे संबंध रखने वाले कोई 13 स्थानों का उल्लेख करता है। उत्तरी सीमा पर कासगर उद्यान और अन्य अनेक स्थान, पश्चिम में फारस, मध्य भारत में मतिपुर, कन्नौज और राजगृह के निकट एक स्थान। तिब्बती विनय, जिसका अनुवाद 7वीं और 13वीं शताब्दियों के बीच हुआ, इस निकाय की कही जाती है। यद्यपि दुर्लभ विनय का विश्लेषण वास्तव में इसे दशाध्याय के अधिक सदृश प्रकट करता है। यह शेषोक्त विनय इत्सिंग के कथनानुसार ठीक सर्वास्तिवादों की ही पुस्तक नहीं। इत्सिंग हमारे वृत्तांत से इस निकाय का भौगोलिक विस्तार देता है। यह मध्य और उत्तर भारत में खूब जोरों पर था। दक्षिणी भारत में इसके बहुत ही थोड़े अनुयायी थे और सिंहल में इसका सर्वथा अभाव था। सुमात्रा, जावा और इर्द गिर्द के टापुओं में प्रायः सभी लोग इस निकाय के थे और चीन में तो इसकी चारों उपशाखाएं फैल रही थी। चंपा में भी इसका चिन्ह पाया जाता है। जहाँ तक हम जांच सकते हैं, 7वीं शताब्दी के क्या पहले और क्या पीछे सर्वास्तिवाद के समान और कोई भी दूसरा निकाय इतनी दूर दूर तक नहीं फैला। चाहे ह्वेन सांग के समय में अकेले भारत में इसके अनुयायियों की संख्या दूसरे निकायों के अनुयायियों के बराबर न थी। निसंदेह इस निकाय का संबंध हीनयान से है। यद्यपि हमारा ग्रंथकार स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहता। वह सायण के दार्शनिक ग्रंथ में मिलने वाले 2 दर्शनों का, नागार्जुन के माध्यमिक और असंग के योगाचार्य का उल्लेख करता है और कहता है कि उस समय और उसके पहले भी केवल यही 2 महायान थे। इत्सिंग दोनों पराकोटि की यानों को दोनों की सामान्य बातें दिखलाकर, जैसा कि उसी विनय और उन्हीं निषेधों का ग्रहण करना एकतान करने का यत्न करता है, उसके अनुसार दोनों में भेद बोधिसत्व की पूजा और महायान सूत्र के पाठ का है। ये दोनों महायान वालों की विशेषताएं हैं।
परंतु ऐसा जान पड़ता है कि महायान के संसर्ग में आने के बाद 18 निकायों में से कुछ ने उसकी रीति ग्रहण की या हर सूरत में अपने दर्शनों के साथ साथ उसके दर्शन का भी अध्ययन किया। इत्सिंग के कथन से ऐसा जान पड़ता है कि एक निकाय एक स्थान में हीनयान से और दूसरे स्थान में वही महायान से संबंध रखता है। किसी निकाय का केवल हीन या केवल महायान से ही संबंध नहीं। 18 निकायों के मतभेद के विषय में वह एक शब्द भी नहीं कहता, परंतु उसके इस बात को विशेष रूप से कहने से कि मेरा वृत्तांत केवल मेरे अपने ही निकाय के अनुसार है, किसी दूसरे के नहीं, हमें मालूम होता है कि दूसरे निकायों के मत अनमोल है। वह उनके अनुष्ठानों की भेद की कुछ क्षुद्र बातें देता है, जैसे निवास स्थानों की व्यवस्था, भिक्षा लेने अथवा वस्त्र ओढ़ने की रीतियां। यद्यपि वे मूल सर्वास्तिवाद निकाय तथा दूसरे निकायों के बीच जुदाई की रेखा खींचने के लिए पर्याप्त नहीं,